DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तमाम प्रकार की परीक्षाओं को कराता है। इन्हीं तमाम प्रकार की परीक्षाओं में से एक परीक्षा का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अगर आपके पास स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ साथ अगर आपके पास इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में डिग्री है, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की डिग्री होने के साथ अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अटैच है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये जो वैकेंसी होती है वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं निकलती है। इसके पहले 2016 में आई थी, 2019 में आई थी और अब 2023 में आई है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इसकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है, या डीवी या फिर मेडिकल कब होने वाला है, सैलरी कितनी होने वाली है, या फिर मेडिकल और एजुकेशन में बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जो हमारी वाइफ होंगी या फिर हमारे पेरेंट्स होंगे उनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। इन सब पर एक संपूर्ण जानकारी के साथ जानकारी जो 2016 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इस समय प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपनी तैनाती पक्की किए हुए हैं, उनका जो है प्रमोशन होने वाला है। तो उनसे हमने सारी चीज़ें जो है बातचीत की थी। वादा किया था कि आपके साथ हम एक फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाया है। लेकिन हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू उसी तरह किया हुआ है जैसे कि हम फेस टू फेस बात करते हैं। सारी जानकारी लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना आपको जो है उन सारी जानकारियों से रूबरू कराया जाए और चीज़ें बताई जाए कि क्या क्या सावधानियां आपको जो डीवी और ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, ताकि उस समय जब आप जाएं तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो आइए एक एक कर जानकारी आपको साथ साझा करते हैं और बताते हैं कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी कितनी निकाली गई थी और इसका जो है कट ऑफ क्या जारी की गई है। तो वैकेंसी इस पोस्ट के लिए जो निकाली गई थी वो 244 पोस्ट थी, अलग अलग, जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए अलग अलग जो है सीटें तय की गई। 16-17 फरवरी को इसका एक ही एग्जाम होता है, वो करा लिया गया था 16 और 17 फरवरी 2024 को। इसके बाद जो पहली कट ऑफ निकाली गई थी वो जून के महीने में निकाल दी गई। होता यह है कि DSSB जो है अलग अलग कॉन्फिडेंशियल 101 से 3 कॉन्फिडेंशियल जो है कट ऑफ निकालता है, उसके बाद कहीं फाइनल कट ऑफ निकालता है। लेकिन इस बार जो है सेकंड फाइनल कट ऑफ निकाल दी है। इस कट ऑफ के साथ उसने रोल नंबर को रिलीज कर दिया है, यानी कि ये मान के चलिए जिसका रोल नंबर पहले आ गया है उसकी कट ऑफ यानी उसका रैंक सबसे बढ़िया, यानी कि रैंक नंबर सबसे ज़्यादा है। इस नंबर के साथ उसने जो है एक लिस्ट निकाली है, बढ़िया सा प्रोफार्मा भी निकाल दिया है। वो आप चेक कर सकते हैं जाके वेबसाइट पर कि इस प्रकार निकाला है, आपने चेक ही कर लिया होगा। अब जो आगे प्रोसेस होने वाला है उसकी जो फाइनल कट ऑफ जो रखी गई है, जिसमें जनरल को 127 पर रखा गया है, ईडब्ल्यूएस को 116 पर रखा गया है और ओबीसी को 106 पर रखा गया है, एससी और एसटी को 113 और 98 पर रखा गया है। ये एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि, और इन साहब से जिनसे हमने बात की उन्होंने भी कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लगभग माना ये जाता था कि जिनकी 90 प्लस है या फिर 110 के आसपास है तो वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं या मान सकते हैं कि सिलेक्शन होना लगभग तय माना जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये सारी एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए लगभग बहुत ज़्यादा, मतलब 30 से 35 नंबर एक्स्ट्रा चले गए हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि ये कैसे बढ़ गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो उन्होंने साफ इसके पीछे वजह बताई है कि कोविड के बाद चीज़ें जो है लोगों के पास रिसोर्सेज अच्छे खासे पहुंच चुके हैं, उनको जानकारियां हो चुकी हैं क्या क्या होता है या कैसे होता है या कितना पढ़ना है। तो आप ये मान के नहीं चल सकते हैं ये इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो जितनी भी कट ऑफ पहले जाती थी उससे बहुत ज़्यादा जाने लगी है, हाई जाने लगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें उतनी ही कट ऑफ के भरोसे नहीं रह सकती जी जितना पहले होता था। अब आपको 30 से 35 नंबर एक्स्ट्रा या यहाँ तक कि 40 या 50 मान के चलिए मैक्सिमम, उतने एक्स्ट्रा करने होंगे तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मतलब मान सकते हैं, संभावित ये रख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये कह नहीं सकते कि हमारा सिलेक्शन संभव हो पाएगा। अब क्या होगा, अब आपको ईडोजर भरना होगा, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करके उनको बताना होगा ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिनके जिनके डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएंगे या सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद फिर वो एक लिस्ट बनाएंगे और शेड्यूल तैयार करेंगे कितने बच्चों को या किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चों को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं डीवी में। डीवी में आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं या फिर एससी या एसटी या ओबीसी वाले हैं, हालांकि अगर दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़कर किसी भी अदर उसमें स्टेट के हैं तो आप एक जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये मान के ना चले कि हम किसी अदर स्टेट के हैं तो हम ओबीसी हैं तो उसको ओबीसी कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तय है कि आपको अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है एक जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उस भरोसे ना बैठे कि हमारा ओबीसी डिग्री है, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो हम ओबीसी में मान्य किए जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। ये उसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके साथ 10 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितनी भी मार्कशीट हैं आपकी, 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट हैं, ये उन्होंने ये बताया है कि
जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके पहले के आपके ये पास सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट हैंड टू हैंड होने चाहिए थे या होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो है बनवाने के लिए दिया है और उसकी स्लिप मिली है, जब आ जाएगा हम आपको दिखा देंगे, या अब आ गया है आप दिखा देंगे। तो इस केस में उन्होंने कहा कि चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब रिजेक्ट जब किया जाएगा तो यहाँ पर केस बन सकता है एक और कि शायद मेरिट लिस्ट 1-2 नंबर गिरा दी जाए। जब बच्चे जो कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे तो उनमें जो उनको जो एलिजिबल कैंडिडेट चाहिए, यानी जितनी पोस्ट हैं उतने अगर फर्स्ट काउंसलिंग में उनको नहीं मिल पा रहे हैं कैंडिडेट, अब क्या होगा कि वो मेरिट लिस्ट गिराएंगे क्योंकि उनको उस पोस्ट भर के जो है कैंडिडेट चाहिए। वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर अब आ सकता है। मान लीजिए कैंडिडेट उनको सफिशिएंट नहीं मिले तो अब वेटिंग लिस्ट वालों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों को तभी बुलाया जाएगा जब इन लोगों का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद फिर इन लोगों को बुलाया जाएगा। फिर वैसे ही इनका भी प्रोसेस होगा जो चीज़ें होने वाली हैं। जब ये डीवी आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आपके जो लोकल थाने में डिपार्टमेंट आपका जो है वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा। वहाँ से लोकल थाना आपकी रिपोर्ट को डायरेक्ट डिपार्टमेंट भेज देगा कि साहब ये जानकारी हमको मिल गई है। ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। जब ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से तय मानेगा कि चीज़ें सही हैं, प्रोसेस में हैं, तो वो फिर आगे के प्रोसेस को बढ़ाएगा। आगे का प्रोसेस है मेडिकल में इनके 2-3 हॉस्पिटल हैं जिनमें आपको जो है एक दिन लिस्ट तैयार की जाएगी। उस लिस्ट के अनुसार ही आपको मेल भेजा जाएगा कि आप इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक आ जाइए एक दिन में। एक ही दिन में जिनको बुलाया जाएगा उनका एक ही दिन में मेडिकल हो जाएगा। बाकायदा इनके 1 से 2 हॉस्पिटल हैं जिनमें आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के दौरान आपको उसमें कोई मतलब भागीदारी करने वाली आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जाना है और मेडिकल कराना है। बाकी जो रिपोर्ट होगी वो हॉस्पिटल डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट को भेज देगा कि साहब इनकी इस कैंडिडेट की ये रिपोर्ट है और ये चीज़ें हैं। वो हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे कि क्या चीज़ें रहीं और कैसा रहा। उसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं कि आप जाके जो है रिपोर्ट यहाँ उठाएंगे और फिर वहाँ डिपार्टमेंट में सबमिट करने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या संभावनाएं हैं या फिर क्या सावधानियां आपको इसमें बरत लेनी चाहिए क्योंकि चीज़ें अभी और भी थोड़ा सा मामला अटकने वाला है। इसमें आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है। आपके जो है एक्सरे भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, बाकायदा जांचेंगे, परखेंगे, और भी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपका कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाएगा। समस्या यही उत्पन्न हो जाती है, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से जो है युक्त पाए जाते हैं तो आपको रिजेक्ट करने की संभावनाएं 99% बढ़ जाती है। फिर वो नहीं रहेंगे क्योंकि माना जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो असंभव होता है कि ठीक हो पाना इतना, तो उनको वो रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि साहब ये इतने दिन की दवाई है या इतने सप्ताह की दवाई है, आप बिल्कुल खा करके जो है जब आपको लगे फिट हो जाइए फिर से चेकअप कराइए। आगे फिट होते हैं तो आपका जो है प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आप पहले से ही मेडिकल एक चेकअप करा लें अपना, जो चीज़ें हैं आप अपने आप को जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि इनमें सुधार करने की आवश्यकता है तो आप उनमें जो है अभी से प्रोसेस में जुट जाइए, क्योंकि जब चीज़ें फाइनल में होने वाली होंगी तो उस समय आप उस चीज़ से बच सकें कि आपके लिए कोई दिक्कत, मान लीजिए ये दिक्कत हो गई तो आप अब फिर से मेडिकल टेस्ट कराने आएंगे, फिर समय जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फिट होंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उसी समय नहीं लेकिन बाद में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप 2 से 3 महीने आपको रिकवर होने में लगेगा, तो वो 2-3 महीने पहले ज्वाइन कर लेगा कैंडिडेट जो फिट होगा, तो उसकी सैलरी पहले आने लगेगी और आपकी सैलरी बाद में आएगी। इसमें कोई मतलब वो नहीं, प्रमोशन में इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग समझते हैं ना कि ज्वाइनिंग मान लीजिए आपने पहले कर ली तो आपको प्रमोशन भी पहले मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रमोशन आपको रैंक के आधार पर मिलेगा। ये चीज़ें हम बताएंगे कि प्रमोशन कब और कैसे मिलेगा या क्या प्रोसेस रहता है उसका। फिलहाल आप मेडिकल में ये सारी सावधानियां जो है बरत लें, या डीवी करते समय ये सावधानियां आप बरत लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये दिक्कत आ सकती है आपको। अब डीवी और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद आपको बढ़िया सा ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। आपको ज्वाइनिंग जो है दिल्ली में आकर के करना होगा, जाहिर सी बात है दिल्ली की सरकार के अंतर्गत आप काम करने वाले हैं तो वहीं पर ज्वाइन कराया जाएगा। ज्वाइन आपको जो 25 से 30 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर डीएम आवास, या फिर हॉस्पिटल 25 से 30 ऐसे डिपार्टमेंट हैं और 30 से 35 हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आपको जो है ज्वाइन कराया जा सकता है, यानी कि दिया जा सकता है डिपार्टमेंट। अब ये सोचेंगे कुछ लोग कि किस आधार पर दिया जाएगा, तो उन्होंने ये बताया कि रैंडम एलोकेशन किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि रैंडम एलोकेशन क्या होता है। उस आधार पर दिया जाएगा, ये नहीं कि आपकी रैंक अच्छी है या फिर आपका नाम ए से शुरू होता है उस आधार पर डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। रैंडम एलोकेशन किया जाएगा, जिसके भाग्य में जो आता है उसको वो मिल जाएगा। इसमें काम कैसे करना होगा या क्या काम करना होगा, हर एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के स्तर पर अलग अलग काम होता है। मान लीजिए हेल्थ का है तो हेल्थ की जो स्कीम्स होंगी या फिर उनका डेटा होगा, या फिर जो भी चीज़ें रहेंगी, एजुकेशन में जो फिर स्कीम्स चल रही होंगी या उनका डेटा क्या रहेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक प्लानिंग जो है ब्रांच होती है।
प्लानिंग ब्रांच को ये क्या करेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी ब्रांच में एक प्लानिंग ब्रांच होती है, उस जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको कंपाइल करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी, वो अपने ही डिपार्टमेंट के प्लानिंग ब्रांच को सौंप देंगे। ये प्लानिंग ब्रांच अलग अलग डिपार्टमेंट की जो होंगी वो इस जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट्स, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट को होता क्या है कि दिल्ली का जो बजट बनता है, जो स्कीम्स होती हैं, बड़े बड़े जो कार्यक्रम चलते हैं, वो सब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट इनका जो है पूरा एक प्रोफार्मा तैयार करेगा, अपने स्तर पर जो है चीज़ें जांचेगा और परखेगा कि कैसे काम हुआ है या फिर ये रिपोर्ट्स कैसे तैयार हुई हैं। फिर उनका एक फाइनल रिपोर्ट वो खुद तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो फिर जो है ऊपर भेज देगा। फिलहाल ये काम होने वाला है। ये ना सोचें कि इस डिपार्टमेंट में हमको बढ़िया काम मिलेगा, इस डिपार्टमेंट में ऐसा काम होता है, वैसा काम होता है। सारे डिपार्टमेंट एकदम चुस्ती के साथ काम करते हैं और एकदम जो है कायदे से काम करते हैं। इसका ये बिल्कुल भी ना माने कि इस डिपार्टमेंट में हल्का हो सकता है, इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे डिपार्टमेंट इक्वली काम कर रहे हैं। कितना वर्किंग आवर्स होने वाला है इसको भी समझ लीजिए। जो अगर आपकी हॉस्पिटल या डीएम आवास में लगती है तो आपको जो है 9 से 4:30 काम करना होगा, ये 6 दिन की जॉब होगी आपकी। इसके अलावा अगर किसी डिपार्टमेंट में आपको जो है तैनाती मिलती है तो आपको जो है 9:30 से 6 काम करना पड़ेगा। ये आपकी 5 दिन की जॉब रहेगी। 5 दिन की यानी कि आपको सैटरडे लीव रहेगा। ये जो सैटरडे लीव मिल रहा है और उनका उधर 1.5 घंटा जो बच रहा है, लगभग बराबरी हो जाएगा। इक्वल अगर सप्ताह भर का आप निकालेंगे तो लगभग बराबर माना जाएगा। इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं कि इस डिपार्टमेंट में हैं या फिर डीएम या फिर हॉस्पिटल में हैं तो अलग अलग, मतलब थोड़ा इनके ऊपर कम जो है वर्किंग आवर्स है, इनके ऊपर ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप निकालेंगे तो एवरेज दोनों का बराबर ही बैठेगा। अब कुछ लोग तो अलग से ही खुशी मना रहे होंगे, कि खुशी मनाएंगे कि उनको हॉस्पिटल मिल गया है। हॉस्पिटल मिला है इस बात की खुशी नहीं, इस बात की खुशी होगी कि उनको 4100 रुपये अलाउंस मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब आगे आने वाले समय में बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि कोविड में ये बंद हो गया था। माना ये क्योंकि लोगों को पता होगा कि जो हॉस्पिटल में जिनकी जो है पोस्टिंग होती है उनको 4100 अलग से अलाउंस मिलता है। उसके लिए प्रोसीजर और वो सारे काम अलग से करने होंगे जो हॉस्पिटल के होंगे या फिर जो भी चीज़ें रहेंगी उनकी। तो ये मान के ना चलें कि जो हॉस्पिटल में जिनकी जॉब लगेगी उनको 4100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। कोविड के समय ये बंद हो गया था, अभी मिलना फिर से चालू हुआ है। लेकिन ये संभावनाएं भविष्य में बिल्कुल भी आप बिल्कुल तय न मान के चलें कि ये आगे भी जारी रहेंगी। ये कभी भी और किसी भी समय बंद हो सकती हैं। आप इस पर भरोसे न रहिए कि हम जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको अलग से अलाउंस मिलेगा, तो बिल्कुल भी ये तय न माने। हमने ये बता दिया है कि किस प्रकार का काम होगा आपको ऑफिस में। अब इसको भी थोड़ा जान लीजिए कि ये आपकी जो पोस्ट होने वाली है, जिस पर आप जॉब करने वाले हैं, वो एक पब्लिक डीलिंग जॉब नहीं है। यानी कि एक बैक एंड ऑफिस जॉब है या बैक ऑफिस जॉब है, जिसपे आपको सिर्फ जो है काम करना होगा, लोगों से पब्लिक डील नहीं करना होगा। डेटा आएगा उसको कंपाइल करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, ये काम आपका होने वाला है। एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग होने वाली है, वो है DES यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें जो है जो मॉस्पी से अटैच रहता है और साल भर इसमें सर्वे कराए जाते हैं अलग अलग स्तर के, या फिर गवर्नमेंट खुद के स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं या फिर केंद्र सरकार के हो सकते हैं, जिसमें आपको खुद जाना होगा और सर्वे कराना होगा। फिर सर्वे कराने के बाद आपको डेटा कलेक्शन और फिर कंपाइल और रिपोर्ट सबमिट करनी होगी अपने ही डिपार्टमेंट के प्लानिंग ब्रांच को। फिर प्लानिंग ब्रांच क्या करेगा, आगे उठा के प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे देगा। तो इस प्रकार से आपकी एक जॉब प्रोफाइल होने वाली है। इतने घंटे का आपको काम करने होगा, ये हमने बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। कौन सा मुद्दा है? सैलरी वाला। कितनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पर? तो इस पोस्ट पर जो बेसिक सैलरी होने वाली है वो आपकी 35,400 रुपये होने वाली है। इसके साथ 27% आपको HRA मिलेगा, DA 48% जो कि 16 से 17,000 रुपये होगा। आपका जो है DA जो आपका 3400 रुपये और NPS 5500 रुपये के आसपास, और आपका जो इनकम टैक्स होगा वो 2000 के आसपास कटने वाला है। यानी टोटल मिला करके जो आपके अकाउंट में क्रेडिट जो होगी पहली सैलरी मतलब पहली क्या सैलरी क्रेडिट होगी, वो शुरुआती में 58 से 60,000 रुपये होने वाली है। बेसिक सैलरी को छोड़ करके जितने भी अलाउंसेस हैं वो शायद घट भी सकते हैं और भविष्य में बढ़ भी सकते हैं। एक जो HRA आपको मिलता है उसमें ये आप अगर चाहेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ले लेते हैं, यानी सरकारी आवास लेते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, तो आपको HRA नहीं मिलेगा। अब इसके लिए हर 3 महीने पे वेबसाइट ओपन होती है जिसमें आपको जो है अप्लाई करना होता है गवर्नमेंट रिकमेंडेशन के लिए कि हमको साहब सरकारी आवास चाहिए। ये गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मिलता है सीनियरिटी के बेस पे। इतना तो पता होगा साहब कि जो पहले आपसे जॉब पाया है वो आपसे सीनियर होगा। तो अब सीनियरिटी के बेस पे मिलता है। इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहती है, यानी कि जो सीनियर भी वेटिंग लिस्ट में होंगे, जब उनको मिल जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे फिर जो है आपको मिलने वाला है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जब आप शुरुआत में जाएंगे तो आपको 1 से 2 साल में ये 1-2 साल नहीं मिलेगा, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। बाहर जो लोग रहते हैं या फिर जिन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली में ही अपना मकान बनवा लिया, वहीं रहते हैं, या कुछ लोग बाहर रहना ही प्रेफर करते हैं।
तो जब हमने उससे पूछा कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन या फिर बाहर रहने में, दोनों में कौन सा कंफर्टेबल होगा, तो उन्होंने कहा कि बाहर रहने में थोड़ी सी एक समस्या ये रहती है कि कभी कभी वो जिनका मकान मालिक होता है वो कभी टैक्सेस बढ़ाने लगते हैं या फिर कभी इंक्रीमेंट कर देते हैं उसमें रेंट में, तो वो सारी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन गवर्नमेंट रिकमेंडेशन अगर आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन चाहते हैं या फिर आप बाहर कमरा लेकर रहना चाहते हैं, किसी भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आपको जो है सीनियरिटी बेस पर दिया जाएगा, वो उसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नंबर कब आता है आपका, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि कब जो है सीटें खाली होंगी या फिर कब चीज़ें ऊपर से खाली होंगी, तभी आपको मिलेगा। इन सब के साथ साथ आपको जो है इलेक्शन ड्यूटी में भी जाना पड़ सकता है। इतना तो पता होगा कि गवर्नमेंट सरकार ही अगर काम में लगे हुए हैं तो आपको जो है जो सरकार का काम होगा उसमें आपको भागीदारी निभानी पड़ेगी, अगर उसने जिम्मेदारी दी है। तो इसके अलग अलग लेवल पे आपको जो है तैनाती की जा सकती है, जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं या फिर काउंटिंग के दिन आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो जो 2 से 3 दिन का आपका जो काम होगा या जितनी जिनकी ड्यूटी लगेगी उसका उस हिसाब से जो है आपको तुरंत कैश दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे लगती है तैनाती तो आपको जो है 2500 रुपये मिलेंगे, या फिर एक दिन के लिए काउंटिंग में लगते हैं तो आपको उसके लिए 700 रुपये दे दिए जाएंगे। इसी तरह अलग अलग लेवल पे और भी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए अलग अलग जो है आपको जितने भी दिन का काम होगा उतने दिन के हिसाब से जो भी तय होगा उस हिसाब से आपको जो है कैश दे दिया जाएगा। इसमें कोई ढीला ढाली नहीं की जाएगी कि आप जो है बाद में, ये पता होगा पूरे देश में यही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पदोन्नति की, यानी कि आपका प्रमोशन कैसे होगा या कितने साल में होने वाला है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो आपकी पहली पोस्टिंग होगी वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद पर रहेगी। ये 4200 ग्रेड पे होता है, लेवल 6 का होता है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप सी की जॉब ये होती है, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1036 पदों पर भर्ती दी है, वो भी नॉन गजेटेड ही है, जो कि SOA और ARO वाला कहा जाता है, वो नॉन गजेटेड है और ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर होगा, लेवल 7 होगा, इसमें 4600 ग्रेड भी मिलेगा आपको। ये फुल्ली ग्रुप बी की जॉब होगी और गजेटेड पोस्ट होगी। इसमें आपको जो है बढ़िया सा जो है नेम प्लेट और साइन करने के लिए मोहर वोहर दे दी जाएगी आपको, और बढ़िया से ताकि आप साइन वाइन कर पाएँ, किसी की उसको पत्र को जो है सत्यापित कर पाएँ। इसके बाद आपको मिलेगा असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ISS यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर मिलती है। इसका लेवल 10 होता है, 5400 ग्रेड पे होती है। जो इसके आगे जब हम बात करने वाले हैं जितने भी पद के बारे में, वो सब सारे के सारे जो है ग्रुप A के पद होंगे। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर से आप डिप्टी डायरेक्टर पर जाएंगे, जो कि लेवल आपका जो है 11 होगा और 6600 ग्रेड पे होगा। डिप्टी डायरेक्टर से आप जाएंगे ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर यानी कि लेवल 12 होगा और 7600 ग्रेड पे रखी जाएगी। ज्वाइंट डायरेक्टर से आप डायरेक्ट डायरेक्टर पर जाएंगे, डायरेक्टर पर आप लेवल 13 होगा और 8700 ग्रेड पे रखी गई है। ये प्रमोशन जो होगा आपको जो है इसमें कोई तय फिक्स नहीं है ईयर कि इतने साल में ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि लगभग लोग जो है DD पर जो है रिटायर हो जाते हैं, DD यानी कि डिप्टी डायरेक्टर पर, क्योंकि जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है रैंक कितनी अच्छी है आपकी और कितनी कम उम्र में आपने जो है सर्विस ज्वाइन की है। जितनी अच्छी रैंक होगी या जितनी कम उम्र में आपने ज्वाइन किया होगा सर्विस, उतने ही आपके चांसेस रहेंगे और ऊपर तक जाने पे। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि डायरेक्टर की सिर्फ 3 ही पोस्ट रहती हैं, तो उनमें किस प्रकार से प्रमोशन होगा, क्योंकि सारे लोग तो डायरेक्टर पर नहीं पहुंच सकते हैं या सारे लोग एक ही समय पे ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी नहीं है, या रैंक सबकी एक तो हो नहीं सकती है। तो ये उन्होंने यही कहा है कि डिप्टी डायरेक्टर तक लोग जो है रिटायर हो जाते हैं और डायरेक्टर तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से प्रमोशन का काम होने वाला है। इसके बाद ट्रांसफर कैसे और कब होगा। ट्रांसफर आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होगा, यानी कि आप इस डिपार्टमेंट में हैं तो आप किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपका ट्रांसफर जो है रोटेशनल होने वाला है, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। ऑफिस जाते समय और ऑफिस से निकलते समय आपको जो है बायोमेट्रिक करनी होगी। बायोमेट्रिक जो है आंखों से होने वाली है। कोविड तक ये था कि आप अंगूठे से कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो है अंगूठा वाला मामला समाप्त कर दिया गया, और अब आप आंखों से आपको स्कैन किया, मतलब आंखें आपकी स्कैन की जाएंगी। तो आप बहुत चुस्ती से काम करने वाले हैं, ये नहीं कि जब मन हो आप वहाँ से निकल लीजिए। आपसे जब जाएंगे और जब वहाँ से वापस आएंगे दोनों समय आपको जो है स्कैन करके बताना होगा कि साहब अब हम आए हैं और अब हम जा रहे हैं। ये SSB की जो पोस्ट होती है ये आपकी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, इसमें कोई सेंट्रल का रोल नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते, तो लगता है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। ये पूर्णतः जो है ये राज्य सरकार के, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ आपका एक हेल्थ कार्ड भी बनाया जाता है ऑफिस की तरफ से,
हेल्थ कार्ड की सुविधाएं इस प्रकार की हैं, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके ही लिस्ट में कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आप मतलब जो है मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर की भले ही कितनी फीस क्यों ना हो, वो आपसे सिर्फ 350 रुपये ही चार्ज करेगा। इसके बाद अगर आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, या फिर कोई मतलब टेस्ट करवाते हैं, तो आप उसकी जो है टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट ले लीजिए और स्लिप भी मिलेगी आपको, वो जाके आप ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। ऑफिस वाले जो है आपकी सैलरी के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कौन कौन एलिजिबल होगा इस हेल्थ कार्ड में? इस हेल्थ कार्ड में आपकी पूरी फैमिली, यानी कि माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ हैं तो, अगर फिर बच्चे। माता पिता भी अगर आपके गवर्नमेंट जॉब हैं तो आपको नहीं, तो फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब है तो उनको भी अपनी तरफ से मिल रहा होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही लोग इंक्लूड हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी वाइफ भी किसी जॉब में है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, तब भी उनको भी, अगर उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ तो उनको भी नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा उसमें। भाई और बहन के लिए क्या है, भाई जो है 18 साल तक एलिजिबल होगा इसकी सुविधाएं लेने के लिए, बहन को शादी तक के एलिजिबल किया गया है, बाकी आपके जो चिल्ड्रन होंगे वो तो एलिजिबल ही रहेंगे। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन बेनिफिट भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट जो है आपको 27,000 रुपये पर बच्चे जो है एजुकेशन फीस और जो भी चीज़ें रहेंगी वो उन सब के लिए देगी, यानी 2 बच्चों के लिए आपके 54,000 रुपये देगी। इसके बाद अगर किसी भी मतलब इसके ज़्यादा बच्चे हैं आपके, तो वो आपको खुद ही मतलब बियर करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर जो भी आपकी उनकी फीस रहती है। एजुकेशन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उनकी लिस्ट में आने वाले को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे तभी आपको इसकी सुविधाएँ दी जाएंगी। दिल्ली में आने वाले किसी भी सरकारी या प्राइवेट में किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको 27,000 रुपये जो है गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, उनकी लिस्ट के अंतर्गत आने वाले ही हॉस्पिटल में जब आप दिखाएंगे तभी आपको पूरी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं छुट्टियों के ऊपर, कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं। तो ऑफिशियली आपको हर साल 30 छुट्टियां मिलेंगी। इस 30 छुट्टियों को लेने के लिए आपको पहले 15 दिन पहले ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा कि साहब हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ अगर देश में होली है या फिर दिवाली है, जो भी ओकेजन है, या फिर किसी और उससे तो आप जाना चाहते हैं घर या फिर कहीं और, तो आप पहले 15 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे ऑफिस में। ऑफिस को लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है या ऑफिस में इतना ज़्यादा काम नहीं है, जिस हिसाब से वो ऑफिस तय करेगा डिपार्टमेंट ऑफिस, उस हिसाब से आपको छुट्टी हालांकि वो दे देते हैं छुट्टी, इतना मना नहीं करते हैं। इसके बाद आपको 8 मिलती हैं कैजुअल लीव, यानी कि अगर आपकी इमरजेंसी कहीं पे आ गई, यानी कि आपको मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इमरजेंसी में, तो आपको 8 जो है CL यानी कैजुअल लीव मिलेंगी। इसके बाद आपको 10 मिलती है मेडिकल लीव साल में, तो आप वो 10 मिला के, यानी टोटल अगर आपको देखा जाए तो 38 छुट्टियां मिल जाती हैं मेडिकल लीव को छोड़ने के बाद। अब इसमें ये रहता है कि जो 30 ऑफिशियली छुट्टी रहती हैं और ये आपकी 10 मेडिकल लीव रहती हैं, ये अगले साल की एड ऑन हो जाती है। मान लीजिए आपने 30 छुट्टियां इस साल की हैं, आपने मान लीजिए 20 की छुट्टी ली, तो ये 10 जो छुट्टियां होंगी वो आपके अगले साल में ऐड हो जाएंगी, यानी अगले साल 40 छुट्टियां हो जाएंगी। लेकिन कैजुअल लीव आपकी ऐड नहीं होंगी, अगर आपने नहीं ली है तो वो डिसमिस हो जाएंगी उसी साल। इसी तरह मान लीजिए ऑफिशियली छुट्टी आपने जोड़ के मतलब रिटायरमेंट तक आपने 300 कर ली हैं, कहने का मतलब ये है कि मिनिमम आपकी 10 छुट्टी और मैक्सिमम आपकी 300 छुट्टियों तक अगर आपने बचा ली है ऑफिशियली छुट्टी, तो उसका आपको रिटायरमेंट के समय पैसा मिल जाएगा। पैसा बेसिक सैलरी के आधार, जितना भी अलाउंसेज है या जो कुछ भी होने वाला है आपके साथ, तो वहाँ पर बेसिक सैलरी के ही आधार पर किया जाएगा, जितना भी परसेंट, यानी कि मान लीजिए आप 30 से डिवाइड कर दीजिए 35,400 को, लगभग 11-1200 रुपये बनता है, तो उस 11-1200 को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 300 से, तो वो उतना ही पैसा आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। मैक्सिमम 300 हो सकती है। आप मान लीजिए इसके चक्कर में आप बचाते जो है 400-500 कट जाए, तो फिर ये 200 का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम आपकी 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 300 होनी चाहिए, बस इतना ही मिलेगा। उसके ज़्यादा आप अगर बचा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा बचा लेंगे तो हमको और भी पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि साहब ये तो बताइए कि जो ये 2023 की वैकेंसी है, इनके लिए जो है ज्वाइनिंग और मेडिकल या DV या जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है वो कब तक संभावनाएं होने की। हमने भी उनसे यही प्रश्न दागा था क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी गवर्नमेंट हो, दिल्ली की हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जब काम करती है तो एक प्रोसेस के अंतर्गत काम करती है। यानी कि कोई भी शेड्यूल भेजना है या फिर कोई लिस्ट बनानी है तो ऊपर से पहले रिकमेंडेशंस लेनी होती हैं, बाकायदा एक लेवल हर लेवल पर फाइल जाती है, फिर लेवल पर वापस आती है, फिर उसके लिए प्रोफार्मा तैयार होता है, शेड्यूल बनाए जाते हैं, कैसी सुविधाएं होंगी, उन सब को बाकायदा जो है चीज़ें रहती हैं। तो इन सब में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आपका ई-डोजर वाला काम अभी नहीं चल रहा है तो अभी प्रोसेस में होने वाला हो या शायद चल भी रहा हो, तो जब ये ई-डोजर का काम हो जाएगा उसके बाद जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट लिस्ट बनाएगा, शेड्यूल तैयार करेगा। उसके बाद फिर वो इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर, कुछ रोल नंबर को बुलाएंगे, सबको तो एक साथ नहीं बुला सकते DV के लिए,
कुछ रोल नंबर को अभी बुलाने वाले हैं, इसमें समय लगने वाला लगभग 2 से 3 सप्ताह, यानी कि सितंबर तक ये शायद हो पाए। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल की जो भी चीज़ें होंगी। मेडिकल में आपको सुबह शाम 2 टाइम बुलाया जा सकता है, कुछ कैंडिडेट को 15 है, फिर शाम को 15 है। इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी ताकि वो एक ही दिन में, अगर मेडिकल के बुलाया जाएगा आपको तो एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, जितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगभग 2 से 3 महीने भी और लग सकते हैं। ज्वाइनिंग का मान के चलिए आपको या तो दिसंबर में संभावनाएं दिख रही हैं या फिर जनवरी में। इससे पहले तो अभी ये सारे कार्यक्रम लगने वाले हैं कि क्या डीबी और मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब फिलहाल हमें तो यही लगता है कि हमने इन सारी चीज़ों को समेट लिया है कि ज्वाइनिंग से लेकर के पोस्टिंग से लेकर के आपकी जो है प्रमोशन, सैलरी या फिर ट्रांसफ़र या क्या क्या चीज़ें और भी सारी चीज़ें हैं। जो आपके प्रश्न थे वो तो हमने उनसे पूछे थे, बल्कि हमारे जो प्रश्न थे उनसे हमने वो भी एक इंटरव्यू की तरह हमने उनसे कंडक्ट किया था, बाकी ताकि छोटी से छोटी चीज़ें आपके सामने हम रख सकें, क्योंकि आपने भी हमसे कुछ प्रश्न मांगे थे या पूछे थे। उन सारी चीज़ों को हमने जो है एक पटल पर रखने का प्रयास किया है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में तनिक भी संदेह है या शंका है, सवाल है, तो आप फटाक से हमें जो है कमेंट में बता दें क्वेश्चन, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं आप। तो आप वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं कि साहब ये अभी जानकारी रह गई है या कब तक प्रोसेस या जो भी चीज़ें हैं आपकी, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा या जैसी जानकारी हम जुटा पाते हैं आपको तुरंत रिप्लाई करने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर आपको हमारा काम सराहनीय लग रहा है तो आप हमें मदद भी भेज सकते हैं। वो कैसे? हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन ऑन हो चुका है, जिसके जरिए आप हमें जो है हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे हमें और हमारी टीम को और भी आपके लिए काम करने में प्रशंसा या सराहनीय का काम होगा। इसके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो बेझिझक आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जान सकें और चीज़ें उनके दायरे में आ सकें, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।